1959 के शुरू में हाइकर्स के एक ग्रुप ने मगरबी सोवियत यूनियन के पहाड़ी इलाके में एक एक्सपीडिशन करने का फैसला किया। ये ग्रुप 9 तजर्बाकार मर्दों और औरतों पर मुश्तमिल था जो साइबेरिया के जंगलात से बखूबी वाकिफ थे। लेकिन यह सफ़र उनका आखिरी सफ़र साबित होने वाला था। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, तस्वीरों और हाइकर्स की डायरीज मिलने के बावजूद ये केस आज तक हल नहीं हो सका। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेटलफ पास केस की। जनवरी 1959 की सुबह हाइकर्स का एक ग्रुप जो 10 लोगों पर मुश्तमिल था सोवियत यूनियन के पहाड़ी इलाके यूरल की तरफ जाने के लिए एक ट्रेन में सवार हुआ। इस ग्रुप में 8 मर्द और 2 औरतें शामिल थीं। एगोर डेटलॉफ इसका ग्रुप लीडर था। जैसे ही इस ट्रेन ने साइबेरिया के पहाड़ी इलाके में आगे बढ़ना शुरू किया, ग्रुप की डायरी में एक एंट्री हुई। मैं सोचता हूँ कि हमें इस हाइक पर किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, क्या हमारे साथ कुछ नया होगा। अगले चंद दिनों में इस ग्रुप ने मुख्तलिफ तरीक़ों से अपना सफ़र जारी रखा। 28 जनवरी को यूरी यूदीन, जो ग्रुप का एक हाइकर था, काफ़ी बीमार हो गया, जिसकी वजह से उसने वापस जाने का फ़ैसला कर लिया। वो कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, सही कहते हैं। जबकि बाकी 9 लोगों ने अपने मंसूबे के मुताबिक अपना सफ़र आगे जारी रखने का फ़ैसला किया। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब यूरी ने अपने दोस्तों को अलविदा किया। ये वो आखिरी दफ़ा था जब वो अपने दोस्तों को जिंदा देख रहा था। इस ग्रुप ने बर्फानी इलाके में अपना सफ़र जारी रखा और सब कुछ डायरीज और कैमरे के ज़रिए डॉक्यूमेंट करते रहे। तस्वीरों और जर्नल एंट्री से ये बात पता चलती है कि सब कुछ बिल्कुल मामूल के मुताबिक था। 1 फरवरी को उन्होंने एक पहाड़ को चुना जो वहाँ की मकामी मानसी आबादी के मुताबिक डेड माउंटेन यानी मौत का पहाड़ कहलाता था। उन्होंने दिन का ज़्यादा हिस्सा पहाड़ चढ़ने में गुजार दिया और आखिर में पहाड़ी चोटी से चंद मीटर के फासले पर अपना कैंप लगाने का फ़ैसला किया। और उन्होंने अपनी डायरी में ये एंट्री की, इस ठंडी सर्द हवा में इंसानी आबादियों से सैकड़ों किलोमीटर दूर इस पहाड़ पर आराम का तसव्वुर करना मुश्किल है। इसके बाद वो सब गायब हो गए और किसी का भी उनसे रब्ता ना हो सका। कुछ हफ्ते बाद इन हाइकर्स के रिश्तेदार उस वक़्त फ़िक्रमंद हो गए जब किसी का भी एगोर या उसकी टीम के किसी मेंबर से रब्ता ना हो सका। इस सूरत हाल में एक वॉलंटियर टीम तश्कील दी गई जिसका मकसद एगोर और उसकी टीम को ढूंढ निकालना था। 26 फरवरी की शाम को सर्च पार्टी ने पहाड़ी ढलवान पर कैंप का पता लगा लिया। कैंप को देखते ही पहली नज़र में यह अंदाज़ा लगा लिया गया कि यहाँ पे कुछ बहुत बुरा हुआ है। टेंट बर्फ़ की एक पतली तह से ढका हुआ था, लेकिन हाइकर का सामान टेंट के अंदर तरतीब से पड़ा हुआ था। मगर हैरानगी की बात यह थी कि टेंट को एक छुरी की मदद से अंदर से काटा गया था। अगले दिन सर्च पार्टी को कुछ कदमों के निशान मिले जो नीचे और करीब के जंगल में जा रहे थे। इन कदमों के निशानात को लगभग आधे किलोमीटर तक टेंट से ट्रैक किया गया जब तक वो बर्फ़ के नीचे छुप नहीं गए। फिर सर्च पार्टी ट्रेल की डायरेक्शन में चलती रही और फिर जंगल के किनारे कुछ अध जली लकड़ियों के पास यूरी डोराशेंको और यूरी करवानाशेंको की जमी हुई लाशें मिली। बाकी 9 हाइकर्स की बॉडी ढूंढने में 9 महीने से भी ज़्यादा का वक्त लग गया। पहली 2 बॉडीज़ के जिस्म पर बहुत कम कपड़े थे। उनकी जैकेट, पैंट्स, बूट्स और ग्लव्स जो किसी भी सर्द मौसम में बहुत ज़रूरी होते हैं, वो सब गायब थे। उन्होंने सिर्फ हल्की शर्ट्स, अंडरपैंट्स और सॉक्स पहनी हुई थी। उनकी मौत के वक्त लगभग टेम्परेचर -30 डिग्री था। करीब के दरख्त से ऐसे निशानात मिले जिन्हें देखकर लगता था कि किसी ने दरख्त पर चढ़ने की कोशिश की है। शायद वो रात की तारीकी में अपना टेंट ढूंढने की कोशिश कर रहे थे या शायद वो किसी चीज़ से छुप रहे थे। अगले 3 हाइकर्स की लाशें भी दरख्त से कुछ फासले पर मिली। ये लोग पहली 2 बॉडीज़ के मुकाबले में बेहतर ड्रेस थे, लेकिन फिर भी ज़रूरी सामान जैसे बूट्स और गर्म टोपी गायब थी। इन सभी हाइकर्स के चेहरे टेंट की तरफ थे, जैसे वो अपने आखिरी वक्त में टेंट की तरफ लौटने की कोशिश कर रहे हों। इनमें से कुछ हाइकर्स को छोटी चोटें भी आई थी, लेकिन इन सब की मौत हाइपोथर्मिया यानी सर्दी के बायस हुई थी। ये भी नोट किया गया कि मौत के वक्त 5 में से 4 लोग नशे की हालत में थे। आखिरी 4 हाइकर्स की लाशें एक छोटी पहाड़ी के नीचे मिली और ये लोग 3 मीटर बर्फ़ में धंसे हुए थे। ये लाशें पहली 2 लाशों से 75 मीटर्स दूर थी और टेंट की बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में थी। इनमें से 3 हाइकर्स को जानलेवा चोटें आई थी। एक का स्कल फ्रैक्चर था और 2 की पसलियाँ टूट चुकी थी, जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी। मेडिकल एग्जामिनर्स का कहना था कि ये चोटें उन्हें गिरने की वजह से लगी हैं। ये भी तस्दीक की गई कि ये चोटें उन्हें उस वक़्त लगी जब वो ज़िंदा थे और ये कि ये काम किसी इंसान का हरगिज़ नहीं लगता। 2 हाइकर्स की आंखें गायब थी और एक औरत की ज़ुबान उसके हलक से गायब थी।
आखिरी बॉडी का नाक टूट चुका था और उसकी गर्दन मुड़ी हुई थी। सबसे अजीब बात यह है कि जब हाइकर्स के कपड़ों का सैंपल लिया गया तो उनके ऊपर से रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन पाई गई। इन सब बातों ने इस केस को एक मिस्ट्री बना दिया। आखिरकार 28 मई को क्रिमिनल केस बंद कर दिया गया और फाइनल रिपोर्ट में यह लिखा गया कि मौत का सबब एक नामालूम और ज़बरदस्त ताकत है जो हाइकर्स काबू नहीं कर सके। ये नतीजा ना सिर्फ गैर तसल्ली बख्श था बल्कि इसने खौफ की सूरत हाल को मज़ीद बढ़ावा दिया। दोस्तों चलें अब हम इस मिस्ट्री को अनकवर करने की कोशिश करते हैं। दुबिनीना की ज़ुबान के मुतालिक काफ़ी ज़्यादा कहानियाँ बनाई गई। कुछ लोगों का ये कहना था कि उसकी ज़ुबान उसके ज़िंदा होने के दौरान काट कर निकाली गई, जबकि कुछ थ्योरीज़ के मुताबिक उसकी ज़ुबान उसकी मौत के बाद कुछ जंगली जानवरों ने खा ली थी। लेकिन जब मेडिकल रिपोर्ट्स देखी गई तो उसमें सिर्फ ये लिखा था द डायफ्राम ऑफ द माउथ एंड टंग इज़ मिसिंग। इसके अलावा ज़ुबान काटने या निकालने का कोई जिक्र नहीं था। फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के मुताबिक दुबिनीना की ज़ुबान का गायब होना पोस्टमार्टम चेंजेस यानी मौत के बाद इंसानी जिस्म में पैदा होने वाली तब्दीलियों की वजह से हुआ था। इसके अलावा फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में यह भी लिखा गया है कि उसके मैदे में लाल रंग के कुछ अज्जा मिले थे जो खाने और खून का मिक्सचर लगते हैं। ये इतना हैरत अंगेज़ नहीं है क्योंकि उस वक्त वो इंटरनल ब्लीडिंग का शिकार थी। ये सब वाज़ह करता है कि ज़ुबान का गायब होना इतना मिस्टीरियस नहीं है जितना लोगों ने इसे बना दिया था। एक और मिस्ट्री ये थी कि कपड़ों के ऊपर से रेडियो एक्टिविटी के असरात मिले हैं जो इस केस को मज़ीद पुरसरार बना देता था। लेकिन ये बात याद रखना ज़रूरी है कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ रेडियो एक्टिविटी ज़रूर होती है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि कपड़े कंटेमिनेटेड थे, या तो रेडियो एक्टिव डस्ट के एटमॉस्फेयर से गिरने की वजह से या कपड़ों का रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के साथ कांटेक्ट होने की वजह से। इसका मतलब ये है कि कंटेमिनेशन की असल वजह तो जानना मुश्किल है, लेकिन आम ख्याल यही है कि यह कंटेमिनेशन किसी नेचुरल प्रोसेस के नतीजे में हो सकती है। जिन कपड़ों पर रेडियो एक्टिविटी के असरात पाए गए थे वो कलवाटो और करवाना शिंको के थे। कलवाटो पहले एक ऐसी फैसिलिटी में काम कर चुके थे जो न्यूक्लियर मटेरियल डेवलप करती थी, जबकि करवाना शिंको एक टॉप सीक्रेट प्लूटोनियम प्रोडक्शन प्लांट में काम कर रहे थे। इसलिए ये माना जा सकता है कि उनके कपड़ों पर जो कंटामिनेशन थी उसकी वजह उनकी जॉब्स भी हो सकती हैं। जिस वक्त हाइकर्स गायब हुए थे कुछ ज़राए ने यह दावा किया था कि उन्हें रात को आसमान पर चंद सेकंड्स या कुछ मिनट्स के लिए रोशनी के अजीबो गरीब गोले यानी यूएफओज दिखाई दिए हैं। ये क्लेम 3 फौजियों की तरफ से और 2 अलग हाइकिंग ग्रुप्स की तरफ से आए थे। कुछ विटनेसेस में मकामी मानसी लोग और जियोलॉजिस्ट का एक ग्रुप भी शामिल था। लेकिन यूएफओ साइटिंग का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये अनआइडेंटिफाइड होते हैं और अक्सर इन रिपोर्ट्स को वेरीफाई नहीं किया जा सकता। और फिर ये तस्वीर सामने आई जो हाइकर्स के कैमरे से ली गई आखिरी तस्वीर थी। ये तस्वीर रात के वक्त ली गई थी और ये एक लाइट सोर्स को दिखाती है, लेकिन ये तस्वीर उतनी ही वेग है जितनी यूएफओ के हवाले से किए गए क्लेम। ये तस्वीर एक यूएफओ भी हो सकती है, लेकिन उसी तरह ये एक फ्लैशलाइट, आग या इसी किस्म की कोई और चीज़ भी हो सकती है। अगर ये मान भी लिया जाए कि ये तस्वीर आसमान में कुछ दिखाने की कोशिश कर रही है तो ये एक रॉकेट भी हो सकता है या ये एक शहाब साकिब यानी कि एक मेटियोर भी हो सकता है। ये वक्त कोल्ड वॉर का था और उस वक्त सोवियत यूनियन में ऐसी एरियल एक्टिविटीज़ कोई गैर मामूली नहीं थी। स्पेस एक्सप्लोरेशन के उस दौर में लोगों का इस तरह की मिस्टीरियस लाइट को आइडेंटिफाई ना कर पाना एक आम सी बात थी। लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो भी हो ये उन हाइकर्स के पास बिल्कुल नहीं गिरा। अगर ऐसा होता तो इसका सुराग सर्च पार्टी को ज़रूर मिल जाता। इसीलिए यूएफओ साइटिंग और हाइकर्स की डिसअपीयरेंस के बीच कोई वाज़ह कनेक्शन नज़र नहीं आता। लेकिन असल सवालात ये हैं कि उन्होंने टेंट क्यों छोड़ा? टेंट को अंदर से काटने की क्या ज़रूरत थी? कुछ लोगों को जानलेवा चोटें कैसे आईं जबकि बाकी लोग सिर्फ ठंड की वजह से मर गए? कुछ लोगों ने -30 डिग्री की सर्दी में भी इतने कम कपड़े क्यों पहन रखे थे? सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद, कैमरास, डायरीज और इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी ये केस आज तक हल क्यों नहीं हो सका और ये एक मिस्ट्री क्यों बना हुआ है? सबसे पहला सवाल ये उठता है कि इन हाइकर्स ने टेंट क्यों छोड़ा? ये इस पज़ल का सबसे अहम और मिसिंग टुकड़ा लगता है। ऐसा लगता है कि उन्हें टेंट को छोड़ने पर मजबूर करने वाली कोई ख़तरनाक सिचुएशन थी जो टेंट के अंदर ही पैदा हुई थी। अगर ख़तरा टेंट के बाहर होता जैसा कि कोई यूएफओ या जानवर वगैरह तो टेंट को अंदर से काटने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन ऐसा हो सकता है कि उन्हें लगा हो कि उनकी तरफ कोई एवलांच पड़ रहा है जिसकी वजह से वो एक पैनिक सिचुएशन में टेंट से बाहर आ गए हों। लेकिन एवलांच की थ्योरी का मसला ये है कि फुटप्रिंट्स के मुताबिक हाइकर्स किसी पैनिक में नहीं बल्कि बहुत तसल्ली और आराम के साथ स्लोप से नीचे उतरे थे। ये बात इसकी तरफ इशारा करती है कि टेंट के अंदर ज़रूर कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई थी, लेकिन बाहर निकलते ही वो पुरसुकून हो गए।
और उन्होंने बहुत तसल्ली और आराम के साथ जंगल की तरफ जाने का फैसला किया। अब एक और एविडेंस की तरफ नज़र डालते हैं। आप इस टेंट से निकलते हुए इस पाइप की तरफ देखिए। ये एक एग्जॉस्ट पाइप है। चूल्हे से निकलने वाले एक धुएं को टेंट के अंदर से बाहर फेंकता है। ये एक बिल्कुल यूनिक और हैंडमेड किस्म का एग्जॉस्ट पाइप था जो ग्रुप लीडर ने बनाया था। हमें यह बात मालूम है कि उन्होंने उस रात चूल्हा जलाया था क्योंकि टेंट के अंदर फ्राइड हैम और बेकन के खाए हुए अध पीसेस मिले थे। हमें यह लगता है कि चूल्हे का एग्जॉस्ट पाइप निकालने के बाद उसमें पड़ा हुआ मादा गलती से दोबारा जलना शुरू हो गया होगा। इसकी वजह से टेंट के अंदर धुआं भर गया होगा और उन्होंने इस धुएं और आग को कंट्रोल करने के लिए टेंट में कुछ सुराख कर दिए ताकि धुआं बाहर निकल सके। लेकिन इससे कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ होगा, जिसकी वजह से उन्होंने टेंट को अंदर से छुरी की मदद से काटा और सब के सब बाहर निकल आए। मौत के बाद ग्रुप के कुछ लोगों की बॉडी से बर्न मार्क्स भी मिले हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के मुंह के आसपास खून और खांसी की अलामात भी मिली हैं जो धुएं को इनहेल करने की वजह से थी। और ये सब बातें हमारी थ्योरी को कम्प्लीमेंट करती हैं। अब आप इस तस्वीर को देखें जो इस इंसिडेंट से एक दिन पहले ली गई थी। इसमें एक जैकेट को जलते हुए दिखाया गया है। सवाल ये है कि ये जैकेट कैसे जली। ये बिल्कुल मुमकिन है कि ये जैकेट भी इस चूल्हे से निकलने वाली किसी चिंगारी की वजह से जली हो। जब वो सब लोग टेंट से बाहर आए तो उन्हें ये अंदाज़ा हो गया था कि वो एक बहुत बुरी सिचुएशन में फंस गए हैं। उस वक्त माइनस टेम्परेचर था और कोई शेल्टर आस पास नहीं था। इस पॉइंट पर ऐसा लगता है कि उनमें से किसी एक ने ये सब ने मिलकर ये फैसला किया कि सबसे करीबी शेल्टर यानी जंगल की तरफ जाया जाए। इसकी वजह शायद ये थी कि वो ये समझे हों कि टेंट में शायद आग लग गई है या टेंट से निकलने वाला धुआं इतना ज़्यादा था कि वो इसके पास खड़े नहीं हो सकते थे। इसके अलावा कुछ लोग नशे में भी थे जिसकी वजह से वो सर्दी का सही अंदाज़ा नहीं लगा सके और यही उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जब वो जंगल में पहुंचे तो सबसे पहले एक आग लगाने की कोशिश की। कुछ लोग दरख्तों पर चढ़ गए और कुछ खुश्क टहनियाँ तोड़ने लगे और कुछ लोग आसपास का एरिया सर्च करने के लिए आगे निकल गए। दरख्तों से लगभग 75 किलोमीटर दूर 4 हाइकर्स ने एक छोटी एवलांच को ट्रिगर कर दिया और वो स्लिप होकर एक 3 मीटर गहरे गड्ढे में जा गिरे। नीचे कुछ चट्टानें थी जिसकी वजह से उन्हें शदीद चोटें आईं। बाकी के 5 हाइकर्स में से 2 ने टेंट की तरफ वापस जाने की कोशिश की, जबकि बाकी के 2 बुझती हुई आग के किनारे दम तोड़ गए।